क्या ये संभव है कि कोई यहूदी तरीके से जीवन जिए, यहूदियों के लिए समर्थन करे और साथ ही कला के क्षेत्र में करियर भी बनाए? पीढ़ियों से अमेरिकी यहूदी हॉलीवुड और थिएटर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन बहुत कम ही उन्होंने इन मंचों का उपयोग यहूदी मुद्दों के लिए आवाज उठाने के लिए किया है। अपने काम के जरिए यहूदी जीवन को एक ऐसी चीज के रूप में समझाना या उजागर करना जिसे मनाया जाए और सामान्य रूप से देखा जाए, ना कि केवल त्रासदी की पृष्ठभूमि के रूप में या ऐसी चीज के रूप में जिसे पूरी तरह अमेरिकी बनने के लिए छोड़ना पड़े, यह भी बहुत कम देखने को मिला है। और 7 अक्टूबर की घटना के बाद और उसके बाद बढ़े यहूदी विरोध के माहौल में यहूदियों को नज़रअंदाज करना और इजराइल को बदनाम करने को सामान्य मान लिया गया है। लेकिन हॉलीवुड में पले बड़े एक यहूदी कलाकार इस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते थिंक ट्वाइस में हम अभिनेता, कलाकार और पॉडकास्टर जोना प्लैट से बात करते हैं कि आज यहूदी होना क्या मायने रखता है। नमस्कार और थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। यहूदी एक सदी से अमेरिकी लोकप्रिय संस्कृति में प्रमुख रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि कमोबेश हॉलीवुड उन्हीं ने खड़ा किया था। लेकिन उन लोगों में से बहुत कम जिन्होंने ऐसा किया या उनके नक्शे कदम पर चलने वालों में से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का उपयोग यहूदी जीवन की ऐसी छवि को लोकप्रिय बनाने में किया जिसमें यहूदी जीवन को ऐसी चीज के रूप में दिखाया गया हो जो आम लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य हो। हॉलीवुड ने सफल यहूदियों की पूरी तरह से घुल मिल जाने की प्रवृत्ति को दर्शाया, लेकिन साथ ही उन लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जो ऐसा नहीं करते थे या कम से कम अपनी पहचान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखना चाहते थे, जैसे कि वे लोग जिन्हें गायब हो जाना चाहिए। लेकिन यहूदी विशिष्टता से वो पीछे हटना केवल एक प्रस्तावना थी। उसके बाद अमेरिकी वामपंथ द्वारा जहरीले वामपंथी सिद्धांतों जैसे कि क्रिटिकल रेस थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटी और सेटलर कॉलोनियलिज्म को अपनाया गया, जिन्होंने झूठे तौर पर इजराइल और यहूदियों को श्वेत उत्पीड़क और जायोनिज्म को नस्लवादी फांसीवाद का एक रूप बता दिया। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली समुदायों पर हमास के नेतृत्व में हुए फिलिस्तीनी अरब आतंकवादी हमलों और दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना बढ़ने के बाद इजराइल के लिए समर्थन खत्म हो गया और यहूदियों के प्रति नफरत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी या 7 अक्टूबर की बर्बरता पर आक्रोश कला जगत से शायद ही कभी सुनाई दिया, यहां तक कि उसके सबसे प्रमुख यहूदी लोगों से भी। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं और हमें खुशी है कि आज हमारे साथ ऐसे ही एक अपवाद मौजूद हैं। जोना प्लैट एक अभिनेता, गायक, लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं जो ब्रॉडवे, फिल्म और टेलीविजन में अपनी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से उनका मुख्य प्रोजेक्ट बीइंग जूइश विद जोना प्लैट पॉडकास्ट रहा है। हॉलीवुड में पले बढ़े उनके पिता सफल निर्माता और यहूदी समुदाय में सक्रिय थे, जबकि मां प्रमुख यहूदी कार्यकर्ता व समाजसेवी थीं। उन्होंने यहूदी जीवन की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने और यहूदी समुदाय में बेहतर संवाद और एकता को प्रेरित करने का जिम्मा उठाया है। योना प्लैट थिंक ट्वाइस में स्वागत है। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, 7 अक्टूबर के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने आपको अपने यहूदी होने पर ध्यान देने को प्रेरित किया, जब ऐसा लग रहा था कि रचनात्मक कला में अधिकांश यहूदी या तो इजराइल पर हमले का समर्थन कर रहे थे या बस चुप हो गए थे? खैर, मैं आपके कथन के दूसरे हिस्से को चुनौती देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि शायद जो सबसे ज्यादा मुखर थे वही समर्थन करते दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास हॉलीवुड में बहुत सारे लोग थे, चाहे वो कैमरे पर दिखने वाले लोग हों या पर्दे के पीछे काम करने वाले कई लोग जो मेरी तरह अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से हॉलीवुड में मौजूद उन बेहद मुखर मकाबी यहूदी योद्धाओं की अहमियत कम नहीं करना चाहता, जिन्होंने इस समय में वाकई आगे आकर अपनी मौजूदगी दिखाई है। लेकिन अपनी बात करूं तो आप जानते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे अहम पल है और निश्चित रूप से यहूदी समुदाय के लिहाज से हमारे साझा जीवन का भी। अगर आप अभी अपने यहूदी पहचान को अपनाकर गर्व और मजबूती से उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर कब करेंगे? तो मेरा मतलब है, मेरे लिए ये वाकई कोई विकल्प नहीं था।
ये कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं था कि ओ मुझे ये करना चाहिए या नहीं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। यही मेरी पहचान है। अब हालात गंभीर है। हम देख रहे हैं, आप जानते हैं, 7 अक्टूबर एक ऐसा भयावह दिन था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था, कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं। और उस स्थिति का सामना करने के दो तरीके थे। मेरा मानना है, आप जानते हैं, कुछ लोग उससे पीछे हट गए और कुछ उस चुनौती के समय आगे आए। और मेरे लिए सच कहूं तो कोई और विकल्प था ही नहीं। मैंने बस उसका पालन किया। आप जानते हैं, मुझे मार्क क्यूबन का एक कथन याद आता है जिसमें वे कहते हैं, अपने सपनों का पीछा मत करो, अपनी मेहनत का पीछा करो। वो बात हमेशा मेरे साथ रही और मेरी मेहनत उसी दिशा में थी। मैं बस मेरी ऊर्जा और मेरा समय, जैसे मेरा समय और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से इसी काम में लग रहे थे। और कुछ महीनों तक सोशल मीडिया पर और असल जिंदगी में बहुत सक्रिय रहने के बाद, 7 अक्टूबर के तुरंत बाद, मैं सच में यहूदियों के पक्ष में सक्रिय रूप से आवाज उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। यही से पॉडकास्ट बीइंग ज्यूइश शुरू हुआ। मेरी मूल सक्रिय सकारात्मक सोच क्या है? मेरे वे मूल्य जिनके लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सिर्फ अभी का जवाब नहीं, बल्कि ये सोच कि अब सब कुछ शांत हो रहा है, आगे ये कैसा दिखेगा। थिंक ट्वाइस सुनने हेतु धन्यवाद। अगर आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं या जेएनएस के फेसबुक, एक्स या यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छी रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट है, जहां मैं आज के अहम मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली नाम से इस डेली शो को जेएनएस चैनल पर पा सकते हैं, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं। अब आज के कार्यक्रम पर लौटते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ये कहना उचित है कि बेशक बहुत सारे यहूदी हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में आवाज उठाई है और आप जानते हैं, बहुत सराहनीय काम किए हैं। लेकिन मैं सुनता था, खासकर उन शुरुआती कुछ हफ्तों, महीनों, पहले साल में, जब साल 23 से 24 में बदल रहा था, मुझे पाठकों से सुनने को मिलता था। वे मुझसे पूछते थे, इस व्यक्ति के बारे में क्या, उस व्यक्ति के बारे में क्या। आप जानते हैं, मैंने खुद को ऐसा करते देखा और मैं हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा हूं, जिससे लगता है कि जितना कम मैं अपने पसंदीदा कलाकारों या पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में या उनके निजी जीवन या विश्वासों के बारे में जानता हूं, उतना ही ज्यादा खुश रहूंगा। मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे आम तौर पर खुशी नहीं मिलती। बिल्कुल सही। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप जानते हैं, जब आप छोटे थे तो आपके खेल के आदर्श कोई बुरे शराबी थे या कुछ ऐसा ही था, या उनके बहुत ही भयानक विचार थे जो सच में आपको विचलित कर देते हैं। बिल्कुल। कला को कला से अलग करना। बिल्कुल, लेकिन मैंने खुद को पाया, आप जानते हैं, या जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आप चाहेंगे कि आप अंदर जाकर उन्हें झकझोरें और कहें, अरे ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक ऐतिहासिक पल है। मेरा मतलब है, मैं 1930 के दशक के अंत में हॉलीवुड में यहूदियों के बारे में पढ़ी बातों के बारे में सोचता था और यहूदियों व कला के इतिहास के बारे में और पूछना चाहता हूँ। लेकिन मुझे याद है, आप जानते हैं, पढ़ते हुए, जब महान लेखक बेन हेक्ट, जो कि आप जानते हैं एक सुपरस्टार थे, उस हद तक कि हॉलीवुड में जो भी लिखता था वो एक सुपरस्टार था, लोगों की रुचि जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो पहले यहूदी जीवन में बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि कैसे इतिहास से टकराने पर महसूस किया, मेरी कौम इज़राइल है, और उन यहूदियों से नाराज हुए जो नहीं बोलते थे। मैंने खुद को सोचते हुए पाया, अरे तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम भी ऐसा ही कर रहे थे? हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है और जो वाकई साफ तौर पर सामने आया है, वो है कि 7 अक्टूबर के बाद हॉलीवुड में क्या हुआ, जैसे कि इसमें कुछ अलग-अलग हिस्से हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़ निराशा की भावना को और बढ़ा देती है, वो है आपसी समर्थन की कमी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है कि पिछले 10 से 20 साल में बाकी सभी समूहों को ऐसे मौके मिले जब उन्हें एकजुटता और साथ की जरूरत थी। हॉलीवुड हमेशा उनके लिए था, चाहे वे यहूदी हों या नहीं। लेकिन जब यहूदियों को मदद चाहिए थी, कोई नहीं था। मुझे लगता है यही बड़ी वजह थी। ऐसा लगा, वाह, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ था, और अब जब मुझे जरूरत है तो तुम बिल्कुल भी यहाँ नहीं हो। ऐसी गैर मौजूदगी गहराई से महसूस हुई,
और मुझे पता है कि इंडस्ट्री के लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया। मेरे लिए सबसे निराशाजनक वे लोग जरूरी नहीं थे जो इजरायली झंडे पोस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वे थे जो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भी बंधकों को रिहा करो कहने वाले पत्र पर अपना नाम नहीं डाल सके, क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे या कोई और वजह थी। मेरे लिए मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा और ये माफी के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि हमने जो देखा वो मूल रूप से ये था कि एक यहूदी के तौर पर आपकी जो भी पहचान या जुड़ाव का स्तर था, 7 अक्टूबर से पहले आमतौर पर वही तय करता था कि 7 अक्टूबर के बाद हमें आपसे कैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करनी चाहिए थी, खासकर जिस तरह से इन हॉलीवुड लोगों ने प्रतिक्रिया दी। मुझे लगता है कि हम में से कई लोग उन यहूदी हस्तियों की ओर देख रहे थे जिन्होंने कभी अपने समुदाय के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। जब अच्छे दिन पर उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो बुरे दिन अचानक बोलने की उम्मीद करना और हमारे हैरान होना स्वाभाविक था। और कुछ मायनों में मैं निश्चित रूप से उन्हें छूट नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह थोड़ा सा ऐसा है कि खैर, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ये व्यक्ति इस समुदाय का सक्रिय सदस्य नहीं है। ये, आप जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम एक निष्क्रिय यहूदी कह सकते हैं, जो निश्चित रूप से जन्म और संबंध से यहूदी है, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी भी सार्थक यहूदी तरीके से नहीं जी रहा है। यहूदी मुद्दों के लिए कुछ नहीं करता और किसी भी तरह से अपने यहूदी धर्म का पालन नहीं करता। और उन लोगों से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि वे 7 अक्टूबर को आगे आएंगे। कुछ मायनों में हमें खुशी हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हैरानी हुई, लेकिन ये देखना वाकई अच्छा था कि जो लोग वास्तव में जुड़े हुए और सक्रिय यहूदी महसूस करते हैं, जो शायद पहले इतने मुखर नहीं थे, उन्होंने इस पल को देखा और कहा, ठीक है, अब मैं मुखर रहूंगा। हमने ऐसे लोगों को देखा। हमने उन लोगों को भी देखा जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो पहले कभी मुखर नहीं थे, कभी मुखर नहीं होने वाले थे और अब भी मुखर नहीं हैं। और फिर कुछ लोग बीच में होते हैं, और वे वही लोग हैं। मैं उन लोगों से ज्यादा निराश हूं जो ज्यादा जुड़े हुए हैं। वे और भी कुछ कह सकते थे, लेकिन किसी भी पीआर संवेदनशीलता या किसी भी वजह से उन्होंने नहीं कहा। मुझे वही लोग निराश करते हैं, इसलिए मेरे लिए पूरा हॉलीवुड एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबने मुझे निराश किया। जैसा आपने कहा, किसी के पसंदीदा अभिनेता बुरे शराबी हो सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों से निराशा होना तय है। मेरे लिए वे ज्यादा मायने रखते हैं जिन्हें आप बेहतर जानते हैं। आप पहले भी दूसरों के लिए सहयोगी रहे हैं। अब ये आपके अपने लोगों की बात है। आपने पहले भी यहूदी गाला आयोजित किए हैं। आपकी स्थिति क्या है? वे लोग मुझे बहुत निराश कर गए। हाँ, मुझे लगता है आप जानते हैं, गैर कलाकारों के बीच ये धारणा है कि किसी अलोकप्रिय मुद्दे के लिए बोलने पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और जाहिर है, अब इजराइल एक अलोकप्रिय मुद्दा बन गया है। अफसोस, आप जानते हैं, कुछ अभिजात हलकों में, और इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि शास्त्रीय संगीत जैसी कला शाखाओं में इजराइल के पक्ष में बोलना मुश्किल है। ऐसा करने वालों को नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन मैंने ये भी सुना है, और आप जानते हैं, किसी जेनिफर गुडविन जैसी, जिनका आपने अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और सच में 7 अक्टूबर के बाद से वो अपनी यहूदी पहचान को लेकर ज्यादा मुखर हो गई हैं। क्या आपने भी यही सुना है? हाँ, इजराइल के समर्थन में बोलने वालों का ऐसा कोई व्यवस्थित बहिष्कार नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं यही कहूंगा। ये ज्यादातर एक सामान्य व्यापार से जुड़ी बात है, कुछ ब्रांड्स या प्रोजेक्ट्स की। हो सकता है वे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना ना चाहें जो किसी भी मुद्दे पर जोर शोर से और खुलकर ध्यान आकर्षित कर रहा हो। ये कोई यहूदी या इजराइल से जुड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग बस यही चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं तो बस स्नीकर्स बेचना चाहता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहता जो इन स्नीकर्स को खरीदने के अलावा कुछ और बात लेकर आए। जैसे वो अभिनेत्री जिसने स्नो वाइट निभाई थी। कुछ वैसी स्थिति थी। तुम जानते हो, उसे उस फिल्म के फ्लॉप होने का दोषी ठहराया गया, जो शायद वैसे भी फ्लॉप होती क्योंकि वो वामपंथी विचारों पर बहुत मुखर थी। सही है, लेकिन मेरे लिए उस स्थिति में असली मुद्दा क्या है ये मायने नहीं रखता। अगर आप किसी तरह के संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं और उस विवाद को एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर ला रहे हैं, तो लोग उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। और मैं इसे समझता हूं, क्योंकि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इजराइल के बारे में भी लगातार बात कर रहे हों और वहीं पर आप जानते हैं कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हों, चाहे वो जूते हों या कुछ और, तो भी वही बात लागू होती है।
अगर कहा जाए मैं इजराइल का समर्थक हूं तो लोग कहेंगे उसे नौकरी मत दो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा। असल में मैं देख रहा हूं कि जैसे ही आप सामने आकर कहते हैं हाँ मैं उन यहूदियों में से हूं जो इजराइल के पक्ष में हैं, आपको अपने सभी साथी मिल जाते हैं जो कहते हैं ठीक है बढ़िया, हम क्या बना सकते हैं। अब हम सब किन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी बनाना, बेचना और बताना चाहते हैं। आप इसे पूरी इंडस्ट्री में स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और एक्टर्स तक देख रहे हैं। जैसे हर कोई जिसे फर्क पड़ता है 7 अक्टूबर के बाद एक अलग ही तरीके से सक्रिय हो गया है। जो 7 अक्टूबर से पहले नहीं था, दांव भी बढ़ गए हैं और तात्कालिकता भी बढ़ गई है। और देखिए, इन कहानियों को सुनाना और बनाना कई वजहों से मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ब्लैकलिस्टिंग जैसी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें इजराइल या यहूदी पसंद नहीं है, हम आपकी कहानी नहीं बताएंगे। अगर इसे सुनाना मुश्किल है तो वजह यह है कि हमें सही टैलेंट या कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिससे ये यहूदी कहानी सही तरीके से सुनाई जा सके। जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज नोबडी वांट्स दिस। मेरे लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमें हॉलीवुड में क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। रोमांटिक कॉमेडी, समकालीन, बड़े सितारे, दिलचस्प। ये पूरी तरह यहूदियों पर है और दिखाता है कि वे अपने यहूदी होने से कितना प्यार करते हैं। कम ऑन, एकदम परफेक्ट। जब मुश्किल तब होती है जब आपके पास क्रिस्टन बेल और एडम ब्रोडी जैसे सितारे आपके शो में नहीं होते, तब ये काफी मुश्किल हो सकता है। शायद आपको उस व्यक्ति को ढूंढने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वे यहूदी प्रोजेक्ट को लेकर नर्वस हैं। इसी वजह से ये समस्या आ सकती है। या जो कहानी आप सुना रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वह बहुत यहूदी है, लेकिन बात ज्यादा ये है कि मनोरंजन के तौर पर उसमें इतनी सार्वभौमिक अपील नहीं है। यानी सिर्फ एक अहम यहूदी कहानी होने से आगे उसकी अपनी अलग खूबियां भी होनी चाहिए। क्योंकि इसे बनाने में खर्च ज्यादा है और लागत निकालने के लिए आम दर्शक चाहिए, है ना? बिल्कुल, ये एक बाजार है ना? मैं ये फिल्म सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदियों के लिए नहीं बना रहा कि हर किसी को दिखानी पड़े ताकि पैसा वापस मिले, है ना? ये होना चाहिए कि ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ये किरदार भी बहुत ही आकर्षक है। ओह, और वैसे भी ये यहूदी हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, वो यहूदी तरीके से है। इन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो पर्दे के पीछे चल रही हैं और लोग उन पर काम कर रहे हैं। बस अभी ये एक मुश्किल कारोबार है। वैसे भी चीजें बनवाना मुश्किल है। जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं, हॉलीवुड बहुत तेजी से बदल रहा है और आजकल ओरिजिनल चीजें बनवाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये सब कई कारणों का नतीजा है। संक्षेप में, मुझे कभी नहीं लगा कि इजराइल पर बात करने की वजह से मुझे काम नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहूदी लोगों ने हॉलीवुड फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अहम भूमिका निभाई है। हमने इसे बनाया। हाँ बिल्कुल। हालांकि हॉलीवुड संग्रहालय ने शुरू में इस बारे में बात नहीं करना चाहा, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। लेकिन यहूदी जीवन का चित्रण एक अपवाद के रूप में या एक पीड़ित के रूप में या एक ऐसे समूह के रूप में जो मुख्य धारा में घुलने मिलने के लिए उत्सुक है। इसके अलावा हॉलीवुड के अधिकांश यहूदी लोग इसे दिखाने में खास तौर पर सहज या रुचि नहीं रखते थे। अब जानते हैं, जहां एक तरफ यहूदी विरोधी हमेशा हॉलीवुड को एक यहूदी संस्था के रूप में दिखाने के लिए उत्सुक रहे हैं, वहीं हॉलीवुड के यहूदी हॉलीवुड के स्वर्ण युग में खुद को यहूदियों के प्रतिनिधि या उनके रक्षक के रूप में दिखाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। जैसा मैंने कहा, बेन हेच ने 1930 के दशक में यह देखा था। स्पष्ट है 2020 के दशक का हॉलीवुड काफी अलग है। आपको क्या लगता है, इस इतिहास ने मनोरंजन उद्योग में यहूदियों की 7 अक्टूबर और दुनिया भर में बढ़ते यहूदी विरोध पर प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित किया? क्या अब भी बाजार के कारणों के अलावा भी प्रामाणिक यहूदी कहानी में पूरी तरह उतरने को लेकर कोई हिचकिचाहट है? आप जानते हैं, वे इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि वे समाज में घुल मिल नहीं पाएंगे, जैसा कि 30 के दशक में स्टूडियो प्रमुख थे। क्या आपको लगता है कि यहूदी कहानियां करने में हिचकिचाहट है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आज जो हम देख रहे हैं वो 30 के दशक से चली आ रही सोच है। जैसा कि आपने बताया 30 के दशक में, और फिर से मेरा मतलब है मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं इन लोगों को समझता हूँ। मुझे पता है कि उस समय के स्टूडियो प्रमुखों ने अपने नाम शमुएल गोल्डफिश से बदलकर सैमुअल गोल्डविन क्यों रख लिए थे। आप जानते हैं, मुद्दा इतना ये नहीं था कि यहूदी होना बुरा है, बल्कि ये था
कि अब मैं अमेरिकी हूं। मैं पूर्वी यूरोप से आया हूं और इस समाज का हिस्सा बनना चाहता हूं। हम इस अमेरिकाना को बना रहे हैं। और आप जानते हैं जो दिलचस्प है वो ये है कि क्लासिक हॉलीवुड वास्तव में यहूदी कहानी कहने की शैली और नैतिकता से भरा हुआ है। उन्होंने बस इसे उस नाम से नहीं बुलाया, वे यहूदी कहानियां नहीं थीं। साथ ही बहुत सारे यहूदी अभिनेता भी थे। हाँ, आप जानते हैं, हर जगह, लेकिन खुलकर यहूदी नहीं। आमतौर पर गैर यहूदी किरदार निभाते थे, जैसे पॉल मुनी जो हर जाति के रोल करते थे, बस असली यहूदी किरदार नहीं। मैं समझता हूं कि उस समय ऐसा क्यों था, और मुझे लगता है कि आज जो आप देख रहे हैं वह उसी भावना का बचा हुआ असर है कि हमें अपनी यहूदी पहचान को कम करके दिखाना है और हमें बस अमेरिकी बनकर रहना है। हम हैं, और मुझे लगता है कि यही एक तरह से उसकी नींव है। और फिर मुझे लगता है उस समय से जो चीज़ इसे और बढ़ाती है वो ये बिना सवाल उठाए चला आ रहा डर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुले हो गए। वे कहते हैं यहूदी इसे नियंत्रित करते हैं और वही कर रहे हैं। मेरा जवाब रहता है वे तो वैसे भी ऐसा कहते हैं, तो क्यों ना हमें इसका फायदा मिल जाए। आप जानते हैं, मैंने वास्तव में अपने पॉडकास्ट पर जेसन अलेक्जेंडर के साथ यही बातचीत की थी, बिल्कुल इसी तरह की बहस। और उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा क्यों। उन्होंने बताया मुझे लगता है कि इसमें एक डर है, और मैंने कहा वे तो वैसे भी ऐसा कहते हैं, तो क्यों ना हम बस ऐसा कर ले। उन्होंने कहा हाँ, मैंने इस पर नहीं सोचा था। शायद इसे कभी चुनौती नहीं मिली, ये ज्यादा विरासत में ही मिला है। मुझे लगता है हॉलीवुड हमेशा ऐसे ही काम करता है ताकि ना लगे कि वे सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं। तो हमारे पास जो भी ताकत है हमें उसे अपने लोगों के हित में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों को ऊपर उठाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरों को ऊपर उठाना अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हमें उस उत्थान में शामिल नहीं किया जाता। और फिर से मुझे लगता है कि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हॉलीवुड में कई यहूदी पहले से ही यहूदी जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो फिर से उन लोगों से ये उम्मीद करना कि वे यहूदी परियोजनाओं, यहूदी प्राथमिकताओं और यहूदी आवाज़ों को आगे बढ़ाएंगे, वे ऐसा नहीं करने वाले हैं। वे खुद को उस भूमिका में नहीं मानते और इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 1 या 2 पीढ़ियों में उनके परिवारों ने अपनी यहूदी पहचान खो दी हो। ये वही यहूदी हैं जो परंपरा से दूर हो गए हैं, जैसे हॉलीवुड और अमेरिका के कई यहूदी। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि यहूदी समुदाय में बिना धर्म वाले यहूदी सबसे बड़ा हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। तो मान लीजिए, मुझे लगता है एलए में ये कुछ ऐसा ही है, शायद 40% या 30% के आसपास। तो आप सोचेंगे कि हॉलीवुड में भी शायद ऐसा ही प्रतिशत होगा कि बहुत से यहूदी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, असल में यहूदी जिम्मेदारी या प्राथमिकता के लिहाज से इस इंडस्ट्री में यहूदी गिने भी नहीं जाते। हाँ, यही मुझे मेरे अगले सवाल पर ले जाता है, जो कि मुझे लगता है कि सिंथिया उज़ैक की ये बात आधुनिक यहूदी समाज को समझने में सबसे अहम थी कि सार्वभौमिकता यहूदियों की संकीर्णता है। और यही बात मैं आपके साथ और गहराई से समझना चाहता हूँ। सार्वभौमिक मूल्यों को बनाए रखना निश्चित रूप से यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। लेकिन यहूदी सभ्यता का वही पहलू है जिसे अधिकांश अमेरिकी यहूदी, जैसे कि हम में से अधिकांश को उदार राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों पर पाला गया है, सबसे आसानी से बनाए रख सकते हैं। इसी आधार पर अमेरिका और अन्य जगहों में यहूदियों ने कई अच्छी चीजें की हैं, लेकिन इसी से वे अपनी रक्षा में भी कमजोर हो गए हैं। यहाँ तक कि खुले तौर पर अपनी यहूदी पहचान अपनाने वाले यहूदी, खासकर कला में, अक्सर इजरायलियों या यहूदियों के बजाय दूसरों के नजरिए में अधिक रुचि रखते हैं। एक तरह से ये संवाद बढ़ाने के लिए अच्छा है। जब यहूदी अपने राज्य में घिरे होकर सिर्फ आलोचना ही नहीं बल्कि ब्लड लाइबल जैसे आरोपों और वैधता छीनने की कोशिशों का सामना करते हैं, तो ये उनकी रक्षा में मदद नहीं करता। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर के बाद भी उनसे ये उम्मीद करना कि वे यहूदियों के लिए वैसे ही खड़े हों जैसे अन्य समूह अपने लिए खड़े होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये उन कारणों में से एक वजह है कि कला जगत में यहूदियों की मौजूदा संकट पर प्रतिक्रिया इस दर्शक वर्ग को इतनी निराशाजनक लगी? मुझे लगता है ये बहुत सूझबूझ भरी बात है, और मेरा मानना है कि इसका जवाब हाँ है। मुझे लगता है कि ये यहूदी धर्म का बहुत ही अमेरिकी अंदाज है, जिसमें यहूदी धर्म का मतलब सिर्फ तिक्कुन ओलाम है, शुरुआत, मध्य, अंत, बस यही सब कुछ है। और जाहिर है यहूदी धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है, ये निश्चित रूप से यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और जैसा आपने कहा, यह एक खूबसूरत हिस्सा भी है। यही वजह है कि हम जिन भी समाजों में रहे हैं
वहां हम एक जीवंत हिस्सा बने हैं क्योंकि हम दूसरों की परवाह करते हैं। मेरा मतलब है, यहूदी धर्म के ग्रंथों और प्रार्थनाओं में 100 अलग-अलग तरीकों से ये हमारी मुख्य आज्ञाओं में से एक है। अजनबी की परवाह करो, विधवा की परवाह करो, अनाथ की परवाह करो, अपने दुश्मन की परवाह करो, हर किसी की परवाह करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस। और यही सब कुछ नहीं है, आपको पूरा पैकेज चाहिए। यहूदी लोगों के रूप में हम सिर्फ उसी एक मूल्य से कहीं अधिक है। और अगर आपके लिए यहूदी होने की पूरी परिभाषा सिर्फ सामाजिक न्याय है, तो आपकी आस्था, आपकी बिरादरी वास्तव में यहूदी लोग नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय है। और आप बस उस पे किप्पा रख रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है, मैंने आपका एपिसोड जेसन अलेक्जेंडर के साथ देखा था और वो आप जानते हैं, वो शानदार हैं। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और अपने करियर के दौरान आप जानते हैं, यहूदी मुद्दों के लिए आवाज उठाने में उन्होंने वाकई आगे बढ़कर काम किया है। मुझे तब दिलचस्पी हुई जब उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ऐसे बच्चे के लिए आवाज उठाने में हिचकिचा रहे थे जो बंधक था। आप जानते हैं, 17 अक्टूबर के बाद। लेकिन वो बच्चों के बारे में विशेष रूप से बात करना चाहते थे, आप जानते हैं, या कम से कम वो सिर्फ इजरायली पीड़ितों के बारे में बात करने में असहज थे और फिलिस्तीनी पीड़ितों के बारे में नहीं। और मैं ऐसा था, ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ के लोग ऐसा करने के बारे में सोचेंगे। हाँ, और वो अकेले ऐसे मेहमान नहीं हैं जिनसे मैंने बात की है, जिन्होंने इसी तरह की भावना व्यक्त की है, आप जानते हैं, इसे उजागर करते हुए। फिर से, शायद ये उनके अंदर ही बिना किसी चुनौती के है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति कि उन्हें सच में साझा करने की जरूरत महसूस होती है। जैसे, अरे अरे अरे, मैं यहाँ सिर्फ अपने ही समुदाय का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं यहूदी लोगों को सबसे ऊपर में ही रख रहा हूँ। भगवान न करे कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए ही रहूं। बिल्कुल सही। भगवान न करे कोई सोचे कि मेरी किसी समूह के प्रति दूसरों से अधिक निष्ठा है। और मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि जिंदगी में अपने परिवार को सबसे पहले रखना ठीक है। आप जानते हैं, अगर सब कुछ बराबर हो तो। बिल्कुल, ये कोई जीरो सैम गेम नहीं है। आप एक बंधक के लिए वीडियो बना सकते हैं और फिर अन्य लोगों के लिए भी कई वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके अपने लोगों को जरूरत हो, तो उनके लिए आगे आने की आपकी इच्छा पर आपको कभी हिचकिचाना या सवाल नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को माफी मांगने की जरूरत है, ये स्वाभाविक है। और फिर से, जैसा कि आपने कहा, इस मामले में सिर्फ दूसरी तरफ ही ऐसी कोई झिझक नहीं है, बल्कि किसी और समूह में भी ऐसी कोई झिझक नहीं है। कोई एशियाई अमेरिकी ये नहीं कहेगा कि एशियाई अमेरिकियों पर हमला हो रहा है, लेकिन मुझे दूसरे समूहों की भी चिंता करनी है, इसलिए चुप रहूं। क्या वे सोचेंगे कि मैंने उनके लिए काफी कहा या नहीं? असल में, अगर आप मुझ पर आते हैं, तो मैं अपने समूह के लिए खड़ा होऊंगा। ये स्वाभाविक है। इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े, ये अस्वाभाविक है। और फिर से, ये बहुत हद तक एक साथ हो सकता है। कोई नहीं कहता कि ये जीरो सम होना चाहिए, ये मैं हूं या कोई नहीं, लेकिन अपने लोगों, अपनी पहचान को प्राथमिकता देना बिल्कुल ठीक है। ये स्वाभाविक है, यही हम हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, परिवार की बात करें तो हम राजनीतिक रूप से विभाजित संस्कृति में रहते हैं। मुझे लगता है कि हर यहूदी परिवार, हर अमेरिकी परिवार की तरह, राजनीति और 7 अक्टूबर के बाद इजराइल को लेकर बटा हुआ है। आप एक ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जिसमें बहुत ही सार्वजनिक और प्रसिद्ध लोग हैं जो अपनी राय खुलकर रखने से नहीं हिचकिचाते। और बिना दुखती रग छुए, आपके भाई बेन ने इजराइल पर सार्वजनिक रुख लिया है, जो आपके या आपके माता पिता से काफी अलग है। आप मतभेद कैसे संभालते हैं? क्या ऐसे बेहद अहम मुद्दों पर ऐसा कोई तरीका है जिससे रिश्तों को नुकसान ना पहुंचे? क्योंकि भले ही आप तय कर लें कि कुछ बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, और मेरा मानना है कि आप जानते हैं, हम सभी के परिवार हैं, और आप जानते हैं, थैंक्सगिविंग या पास ओवर पर, आप जानते हैं, वहां राजनीति पर बात न करने का एक तरह का समझौता होता है। अगर वहां राजनीति पर बात न करने का समझौता नहीं है, तो परेशानी हो सकती है। लेकिन जब आप उन बातों पर चर्चा नहीं करते जिनकी आप दोनों को परवाह है, तो इस तरह की चुप्पी भी उतनी ही गलतफहमियां पैदा कर सकती है जितनी बहसें कर सकती हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है, फिर से, तुम्हारे सवाल ही ऐसे हैं कि तुम लगभग अपने ही सवालों के जवाब अपने सवालों से दे रहे हो, क्योंकि वे इतने सटीक हैं, जॉनथन। सवाल के जवाब में सवाल पूछना बहुत यहूदी है। हाँ, तुम जानते हो, तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो भी
जब भी आपके पास कोई ऐसा रिश्ता होता है जिसकी आपको परवाह होती है और उसमें कोई असहमति या अंतर होता है, अगर आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको उस रिश्ते को सबसे पहले रखना होता है। रिश्ते को प्राथमिकता देने का मतलब है संवाद करना। इसका मतलब है रिश्ते के भीतर संवाद करना, जैसे कि अरे तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं किसी बात को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझें। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हमारा मतभेद है, लेकिन फिर भी तुम वही हो, मैं अभी भी वही हूं। हम इन बातों के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बस वही बातचीत जरूरी है। मैंने अपने शो में इस पर काफी चर्चा की है कि गहरी लंबी बातचीत कैसे करें। और बातचीत एक गहरी और लंबी होनी चाहिए। ये आप जानते हैं, जिस तरह के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं वो आपके पुराने कॉलेज रूममेट के लिए नहीं है जिससे आप कभी कभी बस ट्विटर पर बात कर लेते हैं। वो अलग बात है। आप जानते हैं, मेरा लिटमस टेस्ट हमेशा यही होता है कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ सिर्फ इजराइल या किसी और मुद्दे पर बहस करने के अलावा किसी और वजह से डिनर पर नहीं मिलते, तो ये वो रिश्ता नहीं है जिसमें आपको अभी समय और ऊर्जा लगानी चाहिए या बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कोई ऐसा है जिससे आप मिलना और साथ रहना चाहते हैं तो उनके साथ रहें। खुद को थोड़ा समय दे। वो बातचीत करें जिसमें आप दोनों सुरक्षित और ईमानदारी से अपनी अपनी बात खुलकर रख सकें और बता सकें कि आप किस नजरिए से बात कर रहे हैं। और जब आप उस बातचीत के अंत तक पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे की राय बदल ही दें। अक्सर मुझे लगता है कि बातचीत से सोच नहीं बदलती, लेकिन आप समझ जाते हैं कि सामने वाला किस नजरिए से बात कर रहा है और कह सकते हैं, अब मैं समझ गया। जैसे कि ये इंसान पूरी तरह से पागल या राक्षस नहीं है। और वे भी देख लेते हैं कि मैं कोई नरसंहार करने वाला पागल नहीं हूं, जैसा कि उनकी सबसे बड़ी डर है। असल में हम बस ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। अब हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और अगर हम कभी बाद में इस बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि करें ही। शायद हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी राय अलग है। मैं चाहूंगा कि हम हमेशा की तरह साथ रहें और रिश्ता बनाए रखें। लेकिन हमें पता है कि रास्ता खुला है, और अब कोई छुपी हुई जिज्ञासा, छुपा हुआ तनाव या छुपा हुआ शक नहीं है कि ये इंसान क्या सोच रहा है, मेरी पीठ पीछे क्या कह रहा है, वो असल में इस बारे में क्या सोचता है। क्योंकि जब आप बात को सामने रख देते हैं तो आप उसे वही छोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और उस भावनात्मक जिम्मेदारी को नहीं उठाना पड़ता कि आपको उस इंसान की सोच की जिम्मेदारी लेनी है। आप सिर्फ उस इंसान से रिश्ता निभाने के लिए जिम्मेदार हैं जिसकी आपको फिक्र है। मुझे लगता है कि जिस इंसान की आपको परवाह है उसके विद किसी भी बड़े मतभेद के बीच ये करना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि जरूरी भी है। और ये आप जानते हैं, जिंदगी को सुधारने और संभालने वाला होता है। और देखिए, फिर से इसमें एक बात साफ है कि इसमें दोनों की भागीदारी जरूरी है ना? तो मेरा मतलब है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में, आप जानते हैं, किसी दिशा में इतना विनाशकारी हो गया है कि वो आपके खिलाफ है, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं और आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो ये तभी हो सकता है, एक रिश्ता तभी काम करता है जब दोनों लोग रिश्ता बनाए रखना चाहें। और दुर्भाग्यवश मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से वाकिफ हूं, जैसा कि मुझे यकीन है आपके भी होंगे। जैसा कि मुझे यकीन है आजकल ज्यादातर यहूदियों के साथ होता है, या तो खुद उनके साथ या उनके किसी करीबी के साथ। बहुत बुरी कहानियां हैं कि सबसे अच्छे दोस्त लोगों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि ओ तुम इजराइल का समर्थन करने जा रहे हो तो मेरे लिए तुम खत्म हो, जो मेरे लिए दुर्भाग्यवश समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत ही बेरहम है। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बुरा है तो वो उनकी समस्या है, और उन्हें जैसे भी नींद आएगी या नहीं आएगी वो उन्हीं को देखना है। उम्मीद है आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप अपनी संवेदनशीलता सामने रखकर रिश्ते को बहस या विषय से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये किसी की सोच बदलने के एजेंडा के बारे में नहीं है। एकमात्र एजेंडा ये है कि हम एक दूसरे को कैसे देखें और उस रिश्ते में जुड़े रहें जिसकी हमें परवाह है। आमतौर पर मैं चाहता हूं कि आप रिश्ता बनाए रखें। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सलाह है। मुझे लगता है कि समस्या ये है कि हमारी सामान्य संस्कृति, आप जानते हैं, दूसरी दिशा में बढ़ रही है और बढ़ती रही है। मुझे याद है रब्बियों से सुना था कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कुछ जोड़े ट्रंप को लेकर अपने विचारों के कारण तलाक ले रहे थे। मैंने सोचा ये तो पागलपन है,
शादीशुदा जोड़ों के पास राजनीति के अलावा बहस के और भी अच्छे कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है और मुझे लगता है आप जानते हैं ये हर मुद्दे तक पहुंच गया है। लेकिन अब इज़राइल संस्कृति में इतना केंद्रीय मुद्दा बन गया है, मुझे लगता है कि ये लोगों को नकारात्मक दिशा में धकेल रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि वे जिस भी पक्ष में हैं उसमें अपनी वफादारी की साख खो रहे हैं। अगर वे अपने रिश्तेदारों या बहुत करीबी लोगों से उनसे असहमत होने पर भी नाराज नहीं हैं। हाँ, ये एक झूठी हकीकत है ना? सोशल मीडिया अब हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। ये एक वर्चुअल या झूठी हकीकत है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि ये धारणा कि हमारे पास एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में कोई भूमिका नहीं है, या फिर 2016 के बाद, और मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के उभार ने वाकई इस भयानक असभ्यता के दौर की शुरुआत की। अब हम एक दूसरे से बात करने और देखने के तरीके को स्वीकारने लगे हैं। इस देश में और फिर काफी हद तक पूरी दुनिया में ये वाकई पिछले 10-15 वर्षों में शुरू हुआ। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे माहौल में पहले से है और हम इसे टीवी, राजनीति, सोशल मीडिया और आसपास देखते हैं। हम सोचते हैं शायद अब हम यही कर रहे हैं। हम यह भी चुन सकते हैं कि ऐसा न करें, जैसे हम आलोचनात्मक सोचने की क्षमता खो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आलोचनात्मक सोच रखने में सक्षम नहीं हैं। हम बस देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम बिना सोचे समझे, ये अनजाने में होता है, लेकिन हम सोचते हैं ओह शायद मुझे इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस ऑनलाइन कुछ पढ़ सकता हूं और मान सकता हूं कि वो सही है और उसके बारे में बिना कोई आलोचनात्मक सोच किए बात करना शुरू कर सकता हूं। हमें यहाँ लगातार डंका बजाते रहना होगा और कहना होगा अरे नहीं, यहाँ आप एक विकल्प चुन सकते हैं। हम एक दूसरे से सभ्यता से बात कर सकते हैं और इंसान के रूप में देख सकते हैं। जो बातें हमें जोड़ती हैं वे हमें बांटने वाली बातों से कहीं ज्यादा हैं। अब आमतौर पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हम उस एक चीज को ढूंढ लेते हैं जिस पर हम असहमत हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे सामने पूरा खाना रखा है, हम मुख्य व्यंजन पर सहमत हैं, हम मिठाई पर सहमत हैं, हम स्टार्टर पर सहमत हैं, साइड डिश में एक मटर है जिस पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हम पूरा खाना उसी मटर पर केंद्रित कर देते हैं। अगर उस पर सहमति नहीं बनी तो तुम मेरे लिए खत्म हो। और ये अच्छा खाना खाने का तरीका नहीं है, और हम उसमें अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जबकि हम चाहें तो खुद को ज्यादा सम्मानजनक और सकारात्मक तरीके से पेश कर सकते हैं। ऐसे तरीके से जिससे सच में कुछ अच्छा पैदा हो। सिर्फ जैसा चल रहा है वैसा चलने और चीजों को नफरत भरी बयानबाजी, विभाजन और ध्रुवीकरण में बिखरने देने के बजाय। हम चुनाव कर सकते हैं और विकल्प चुन सकते हैं। इंसानों का ध्रुवीकृत होना और गुटों में नफरत करना कोई प्रकृति का नियम नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, संस्कृति कुछ इसी दिशा में जा रही है। मैं जानता हूं, आप जानते हैं, मैं अपने पुराने दोस्त जे गोल्डबर्ग के साथ एक डिबेट प्रोग्राम किया करता था, जो लंबे समय तक फॉरवर्ड के संपादक रहे हैं, और हम ऐसे लेफ्ट राइट डिबेट्स किया करते थे। हम पुराने दोस्त थे, सभ्य तरीके से बात कर सकते थे, और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में करते थे, शायद यर्शु में भी, जहां रब्बी वोल्पे थे, और अक्सर हमें मिलता था। लेकिन इसकी दिलचस्प बात यह थी, और हम इजराइल और तमाम दूसरी चीजों पर बहस किया करते थे, और आखिर में हम लोगों को ये याद दिलाते थे कि उनके बीच जो समानताएं हैं वो उन चीजों से कहीं ज्यादा हैं जो उन्हें बांटती हैं। लेकिन अक्सर दर्शकों की प्रतिक्रिया ये होती थी कि आप लोगों में असल में इतना मतभेद है ही नहीं, और हम जवाब देते थे, लेकिन क्या आप सुन रहे थे? हम तो बस असहमत ही हो रहे थे, पर वे हमारे लहजे पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। हम एक दूसरे पर चिल्ला नहीं रहे थे, हम एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, कभी कभी एक दूसरे की मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन सम्मानपूर्वक बात कर रहे थे। और उन्हें यह सिखाया गया था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप असल में असहमत नहीं हो रहे हैं। सही है, यही बात है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे इस्तेमाल करना हम भूलते जा रहे हैं। हमारे पास ये क्षमता भी है, हमारे पास ये हमेशा से रही है। बस जैसा कि आप कहते हैं, संस्कृति हमें ये अनुमति दे रही है कि हम उस क्षमता को कमजोर पड़ने दें। और इसलिए हमें लगातार अपने साथियों और समुदाय के सदस्यों को उस क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे अच्छा महसूस होता है या ये सही काम है। ये सबके लिए बेहतर है। मेरा मतलब है, ये एक बहुत ही सकारात्मक अनुभव है। इसमें कोई नुकसान नहीं है।
इसमें कोई नुकसान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऐसे डिबेट्स के लिए यहाँ तक कि यहूदी समुदाय में भी ज्यादा रुचि नहीं बची है। मुझे नहीं पता, मैंने अभी एक अच्छा डिबेट देखा, लगा कि कई लोग डैरो हॉर्न, डेबोरा लिपस्टैट डिबेट के लिए जुड़े थे। सैपिर डिबेट की भी काफी चर्चा हुई थी। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन मेरे अनुभव में अब इसकी चाहत कम हो गई है, क्योंकि लोग हर चीज पर बहुत गुस्सा हैं। लेकिन साथ ही ये भी है, आप जानते हैं, मुझे अपने अगले सवाल पर आना है, जो ये है कि जब परिवार के बीच असहमति होती है तो रिश्तों और परिवार को प्राथमिकता देने की बात करना एक बात है, पर एक समुदाय के रूप में हम सीमा कहाँ तय करें? आपने समावेशिता के महत्व पर कई बार बात की है, लेकिन इसका जवाब ये हो सकता है कि अगर हम सिर्फ समावेशिता के लिए ही खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हम असल में किसी भी चीज के लिए खड़े नहीं हैं। समुदाय को सीमाएं कहाँ तय करनी चाहिए? क्योंकि एक पत्रकार के रूप में अपने करियर में मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि हर कोई सीमाएं खींचना चाहता है, बस सबकी राय अलग होती है कि वो सीमा कहाँ होनी चाहिए। ये जाहिर है कि ये एक बहुत व्यापक सवाल है। मुझे लगता है कि भले ही सीमाएं खींच दी जाएं, और जैसा कि आप कहते हैं, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं एक सीमा होती है, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमें हमेशा एक रास्ता देना चाहिए बाहर निकलने का। हमेशा एक रास्ता होना चाहिए बाहर निकलने का। अगर आप मन बदले तो हमारा दरवाजा खुला है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है कि कोई सीमा नहीं है। हर किसी का हमेशा स्वागत है। मुझे लगता है मैंने इस पर बात की है। उदाहरण के लिए, यहूदी संगठनात्मक माहौल में सवाल उठा था जब मैं कुछ यहूदी नेताओं के साथ था। यहूदी संगठनों में काम करने वाले एंटी ज़ायोनिस्ट लोगों के लिए सीमा कहाँ तय करनी चाहिए? मुझे लगा आपके पास पूरी तरह अधिकार है कि आप सीमा तय करें। अगर आप एक यहूदी संगठन है जिसका मिशन किसी न किसी रूप में, आप जानते हैं, यहूदी लोगों का विस्तार करना है, या यहूदी धर्म के XYZ पहलू का समर्थन करना है, या यहूदी लोगों का समर्थन करना है, ये कहना कि देखिए, अगर आप किसी भी तरह से यहूदी मातृभूमि के अस्तित्व के खिलाफ हैं तो ये संगठन आपके लिए नहीं है। जाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ हो, किसी और जगह काम करो जो तुम्हारे लिए हो सकती है। जब तुम्हारा मन बदले, हमारे पास नौकरी है, प्रार्थना सभा में आओ, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सही है। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसी सीमाएं खींचनी ही पड़ती हैं। और तुम्हारे सिनेगॉग के अंदर अगर तुम जानो तो वे खुद ही अपनी सीमाएं थोड़ी बहुत तय कर लेंगे। जानते हो, अगर मैं ऐसे सिनेगॉग में हूं जहां हम हर हफ्ते इजराइल राज्य के लिए प्रार्थना पढ़ते हैं और इजराइल के सैनिकों के लिए दुआ करते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो इससे माहौल को असहज बनाते हैं या खुद इससे असहज होते हैं, तो आप खुद ही तय करेंगे कि आपको वहां रहना है या नहीं। सिनेगॉग आपको कभी नहीं निकालेगा। दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन अगर आप, या कम से कम ऐसा होना चाहिए। कम से कम ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद तय करेंगे, मैं अब यहां नहीं रह सकता, ये मेरी मूल्य नहीं है, और आप अपनी सीमा खुद तय करेंगे। और अगर ये आपके लिए नहीं है तो ईश्वर आपका भला करे, आप कहीं और जा सकते हैं। अगर आप अपना मन बदलें तो ये यही है। मेरे लिए यही सोच है, मन बदलो तो हम यही हैं। लेकिन अगर आपके लिए कोई चीज इतनी जरूरी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज के खिलाफ है, तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है। हाँ, मुझे लगता है आप जानते हैं ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज पर बहस हो सकती है, यहाँ तक कि यहूदी जैसी विविध समुदाय में भी। आप जानते हैं, ये कहना आसान है कि हम सब इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि टैक्स रेट्स क्या होने चाहिए, लेकिन जब बात इस धरती पर एकमात्र यहूदी देश के विनाश की आती है जहां दुनिया के आधे यहूदी रहते हैं, तो उसे बहस योग्य मानना, आप जानते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, मेरी तरफ से मैं लगभग हर चीज पर बहस करने को तैयार हूं, लेकिन इस पर बहस नहीं करना चाहता। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। और मेरी बस एक बात यह है कि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, खासकर युवा यहूदियों के लिए, कि इन जगहों के अंदर उनके लिए जगह सुनिश्चित की जाए, बातचीत करने, सवाल पूछने और आपत्तियां उठाने के लिए। मुझे लगता है कि ये वाकई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो जगह नहीं बनाते तो हम असल में एक द्वैत बना देते हैं, जहां या तो आप इजराइल से प्यार करते हैं। अगर आप इजराइल से प्यार नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप इजराइल से नफरत करने वालों के साथ हैं, भले ही आप उससे सच में नफरत करें या नहीं। और हम वो द्वैत नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये सब या कुछ भी नहीं जैसा हो। या तो आप पूरी तरह साथ हैं
मैं इज़राइल देश से प्यार करता हूँ, मेरे रब्बी के लिए इसका जो भी मतलब हो मेरे लिए भी वही है, या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हमें थोड़ा सा बीच का रास्ता रखना होगा जहाँ कोई आकर कह सके मैं इससे असहज महसूस करता हूँ। क्योंकि मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि लोग हर समय हर जगह, खासकर युवा लोग, इस तरह की इजराइल विरोधी बातों का लगातार शिकार हो रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया पर है, स्कूलों में है, उनके दोस्तों में है। और अगर हम उन्हें जहाँ वे आ सकें, गलतियाँ कर सकें या सवाल पूछ सकें नहीं देंगे तो हम उन्हें खो देंगे। मुझे लगता है कि हमें ऐसा माहौल बनाना जरूरी है। सच कहूं तो ऐसे कई बड़े भी हैं, ऐसे बड़े लोग जिन्हें कभी शिक्षा नहीं मिली और अब वही सब कुछ मिल रहा है। आप जानते हैं, वे उसी समय पढ़ाई कर रहे हैं जब उनके बच्चे कर रहे हैं और उन्हें भी वही सब सिखाया जा रहा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए एक जगह हो। लेकिन आखिर में मुझे लगता है कि दो बातें मुख्य होंगी। एक तो ये कि क्या इज़राइल को अस्तित्व में रहना चाहिए या नहीं। मेरे लिए ये एक काफी स्पष्ट सीमा है। हम नीति पर बहस कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, इज़राइल की सबसे ज्यादा आलोचना इज़राइलियों द्वारा ही होती है। बिल्कुल। हमें वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें सहमत होना होगा कि यहूदियों को अपने बारे में फैसले खुद लेने चाहिए, और यही धरती पर हमारी सामूहिक संबंध वाली जगह है। और ये कि वहां कि कुछ निश्चित फिर से जैसे संगठनात्मक चीजें हैं जहां ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट है तो ये एक है। आप जानते हैं, हम यहाँ इज़राइल के बारे में शिक्षा कर रहे हैं और हम इज़राइल के एक किब्बुत्स के लिए पैसे जुटाने के लिए चंदा जुटाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में नहीं हैं तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है, और हमें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें किब्बुत बेरी के लिए पैसे जुटाने चाहिए या नहीं। अगर ये आपको परेशान करता है तो ये जगह आपके लिए नहीं है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये सच है। और सच कहूँ तो मुझे लगता है, आप जानते हैं, इज़राइल हो या न हो, इज़राइल ही इस समय एकमात्र मुद्दा है। आप जानते हैं सीमा कहाँ होनी चाहिए इस पर सवाल। आप जानते हैं वे सारी बातें जो 20 या 30 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण थीं, मुझे नहीं लगता कि वे अब उतनी महत्वपूर्ण हैं, और खासकर 7 अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दिलचस्प है। मैं जानना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं 30 साल से इस बहस में हूँ। सिर्फ एक सवाल कि क्या इज़राइल का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है यही असली मुद्दा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे समय तक यहूदी समुदाय के लिए ऐसा ही था। इज़राइल खुद भी शांति प्रक्रिया की राजनीति को लेकर बहुत बटा हुआ था, और यही बात यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा में भी दिखी। लेकिन अब हम वास्तव में उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम अब कहीं ज्यादा बुनियादी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एंटी जायनिज्म कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर मान लीजिए बहस होती थी या जो सामान्य मानी जाती थी। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय पन्नों पर 20-30 साल पहले ऐसा सामान्य नहीं था, लेकिन अब यह आम है। काफी हद तक बहस का मुद्दा यही है, और इस समय मुझे लगता है कि यही एकमात्र चीज है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, क्योंकि हम वही हैं। आप जानते हैं, घटनाएं हमें वहीं ले आई हैं। मेरी समझ थोड़ी अलग है। मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स वाला आपका उदाहरण ले। आप जानते हैं, जब वे एंटी जायोनिज्म की बात करते हैं तो मैं दो चीजें देखता हूं। एक, मुझे ये मूल रूप से नफरत का एक आंदोलन लगता है, और वहां असल में कोई सार्थक बौद्धिक बहस या संवाद नहीं हो रहा है। ये यहूदियों के खिलाफ झूठे आरोपों पर आधारित नफरत है, जैसा हमने पिछली सदी में सोवियतों को करते देखा था। या फिर ये ज़ायनिज़्म को गलत तरीके से परिभाषित करना है, जैसे कि इसका मतलब बेन्यामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार के शासन के तरीके से जोड़ना और पूरे इज़राइल को उसी से जोड़ देना। मुझे लगता है, अगर हम उंगलियां चटकाते और वहां बिल्कुल अलग सरकार होती जो अलग काम कर रही होती, मुझे लगता है कि बातचीत का स्वरूप बदल जाएगा। क्या मुझे लगता है कि भावना बदल जाएगी? जरूरी नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस पर चर्चा थी उसका स्वरूप बदल जाएगा। अगर आप ऐसी सरकार को नहीं देख रहे होते जिसे कम से कम आप जानते हैं बसने वालों की हिंसा को अनुमति देने या समर्थन करने के रूप में देखा जा रहा था, या गाजा पर कब्जा करने, लेबनान पर कब्जा करने और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा रखती हो,
कम से कम यही इस मौजूदा सरकार की छवि है। तो मुझे लगता है कि अगर इस साल के अंत में सरकार बदलती है तो बातचीत के स्तर पर चीजें शायद बदल सकती हैं, लेकिन देखना होगा। देखिए, मैं इस बात पर आपसे असहमत हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई भी ऐसी सरकार चुनी जा सकती है जिसकी कल्पना की जा सके। और जाहिर है, आप जानते हैं, इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बहुत बटे हुए हैं, लेकिन युद्ध को लेकर वे बटे हुए नहीं हैं। वे वास्तव में युद्ध को लेकर बटे हुए नहीं हैं, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो या हमास के खिलाफ युद्ध हो। आप जानते हैं, आखिर बेंजामिन नेतन्याहू इतने सालों से सत्ता में हैं, उन्होंने कई चुनाव जीते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं, ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ के लोग अपने तर्कों में हार गए हैं। और अगर नफ्ताली बेनेट नहीं है और आप यायर लपीद हैं, तो युद्ध पर उनकी नीतियां ज्यादा अलग नहीं होंगी। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को गौर से देखें तो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का उदाहरण दूंगा। मुझे लगता है, अभी पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? आप उनके लेखकों की सूची, उनके विचार अनुभाग के संपादक देख सकते हैं, जिन्होंने अभी अभी ये अजीब सा बुक रिव्यू लिखा है बंड के बारे में, एक किताब का। वे कहते हैं, जो सोचता है कि सायोनिज्म यहूदी पहचान का अभिन्न हिस्सा है या इजराइल यहूदी पहचान के लिए जरूरी है, वो पागल है। मुझे नहीं लगता वे ऐसा करेंगे। वे इजराइल में किसी भी चुनी गई सरकार को अच्छा नहीं मानेंगे। देखिए, मेरा मतलब है, आपने जो आखिरी बात कही वो उसी पहले बिंदु से जुड़ती है जो मैंने उठाया था, और मेरे लिए ये यहूदी विरोध का एक और रूप है। अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि ये अकल्पनीय है, ये यहूदी विरोध का ऐसा रूप है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय पृष्ठ पर पहले नहीं दिखा था। आप जानते हैं, उस दौर में जब आप जानते हैं उदारवादी लोग रूढ़िवादियों से बहस करते थे, जैसे एंथनी लुइस, तो उनकी जगह अब इन लोगों ने ले ली है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है वो ये हाँ, तुम जानते हो, एंटी जायोनिज्म। हम इस यहूदी विरोध की खास किस्म से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। हमें एक समाज के रूप में, एक यहूदी समुदाय के रूप में ये नहीं सिखाया गया है कि ये कैसे काम करता है, इसे कैसे पहचाना जाए। मेरा मतलब है, मैं निश्चित रूप से यह कहने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आप जानते हैं, हमने अपना सारा समय और संसाधन सिखाने में लगा दिए। यहूदी द्वेष का मतलब है हॉलोकॉस्ट, समझे? जैसे यही इसका रूप है, यही ये है। मुझे नाज़ी पहचानना आता है, लेकिन अगर आप नाज़ी नहीं हैं तो मुझे ये नहीं पता कि आप यहूदियों से नफरत करते हैं या नहीं। और हमने सिखाने में न तो समय लगाया, न पैसा, न संसाधन। उदाहरण के लिए, सोवियत यहूदी विरोध, जायनवाद विरोध, और वह कैसा दिखता है, और कैसे खुद यहूदी सोवियत रूस के भीतर अपनी ही संस्थाओं को खत्म करने में शामिल कर लिए गए। और हमारे पास वो परिचितता नहीं है, हमारे पास वो पैटर्न पहचानने की क्षमता नहीं है, और इसलिए ये अभी सामाजिक मानदंडों के भीतर हो रहा है। यही वो तरीका है जिससे यहूदी विरोध अक्सर काम करता है। हम पीछे रह गए हैं और अब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक पल के लिए फिर से फिल्मों की ओर लौटूं, खासकर 2024 में फिल्मों से जुड़ा कोई सवाल। आप यहूदी रचनाकारों के उस समूह में थे जिसने मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एकेडमी को ऑस्कर के नए नियमों पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा था। समावेशन के संदर्भ में ये मांग की गई थी कि यहूदियों को भी उन कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों में शामिल किया जाए जो इन नियमों का हिस्सा थे। मुझे नहीं लगता कि आप उसमें बहुत आगे बढ़े। अगर मैं गलत हूं तो क्या बता सकते हैं, लेकिन डीईआई क्या कर सकता है जो व्यवहार में, चाहे कुछ लोग माने कि यह सच है या नहीं, सिद्धांत रूप में इजराइल और यहूदियों को श्वेत उत्पीड़क के रूप में देखते हैं, जो उन कारणों के केंद्र में है कि इतने सारे प्रगतिशील लोग इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। क्या ये वास्तव में यहूदियों को स्वीकार कर सकता है जब जो लोग इसकी परवाह करते हैं वे यहूदियों को उत्पीड़क वर्ग का हिस्सा मानते हैं और उन्हें वास्तव में पीड़ित नहीं मानते? ये एक, आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जानता हूं कि आप, मेरे अश्वेत दोस्त और सहयोगी, मानते हैं कि डीईआई आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आप भी ऐसा सोचते हैं। उन्हें इससे आपत्ति और दुख होता है। जब वे यहूदी आवाज़ों को सिस्टम हटाने की बात करते देखते हैं तो सोचते हैं, हमारे बारे में क्या? आप क्या सोचते हैं? दूसरी तरफ, मुझे नहीं लगता कि वे पूरी तरह समझ पाते हैं कि डीईआई को, जैसा कि आप बता रहे हैं, किस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस तरह पृथ्वी की सबसे छोटी जातीय अल्पसंख्यकों में से एक को बाहर करना पागलपन है। तो मेरे लिए इसे समझ पाना या स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल है।
क्या कोई ऐसा संस्करण है जहां हमारे पास एक प्रभावी डीईआई यानी विविधता, समानता और समावेशन का पाठ्यक्रम या दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसमें विविधता और समावेशन में यहूदी लोगों को एक विविध जातीय अल्पसंख्यक के रूप में शामिल किया जाए? बिल्कुल, जैसे ही आप समझते हैं कि यहूदी कौन हैं और क्या हैं, वे इस तरह के ढांचे में बहुत स्वाभाविक रूप से फिट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया में यहूदी कौन हैं और क्या हैं, इस बारे में पूरी तरह से गलत फहमी बनाए रखते हैं, खासकर उस द्वैत, शोषक और शोषित की कहानी के जरिए। और आप जानते हैं, इससे जुड़ा है यहूदियों को गलत लेबल करना और समझना, जैसे वे अमीर, गोरे, यूरोपीय वर्ग के लोग हैं, जो न केवल गलत है बल्कि ये दुनिया के अधिकांश यहूदियों को भी, जो गोरे नहीं दिखते, गलत तरीके से भी पेश नहीं करता। ये बहुत परेशान करने वाला है। यही सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है अगर हम कोई स्विच पलट सकते। ओ, तुम्हारा मतलब है यहूदी इज़राइल की वो जनजाति हैं जिन्हें निर्वासित कर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। और अब आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि हम गैलापागोस फिंच पक्षियों जैसे हैं। जैसे हम सब अलग अलग द्वीपों पर विकास के कारण अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं। आप जानते हैं, हम फैल गए तो हम में से कुछ की चोंच लंबी हो गई और कुछ को इस तरह के मेवे खाने पड़ते हैं क्योंकि हम वहां बड़े हुए और हम वहां बड़े हुए। लेकिन हम सब एक ही मूल समूह से हैं। और आप जानते हैं, इज़राइल में हम में से 50% से ज्यादा लोग रहते हैं। फिर भी वहां उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व से आए लोगों की बहुसंख्या नहीं है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही बुनियादी तथ्य हैं और अगर इन्हें समझ लिया जाए तो ये डीईआई में भी झलकेंगे। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी कमी है। मुझे नहीं लगता कि डीईआई खुद ही ठीक नहीं हो सकता या टूटा तंत्र है। असली समस्या यहूदी लोगों को समझने के तरीके में है। अगर हम इसे ठीक करें तो कई चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। यहूदी पहचान को लेकर आपने जो सार्वजनिक सफर शुरू किया है, उसमें आपने अपने साथी कलाकारों के बारे में सबसे चौंकाने वाली कौन सी बात जानी, खासकर 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया से उनके जुड़ाव को लेकर, और किसने आपको सबसे अधिक निराश किया? ओ भाई, ये तो बड़ा सवाल है। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा क्योंकि वो आसान है। मेरा मतलब है, मुझे जो बात बार बार निराश करती है वो ये है कि लोग इस समय अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और आप जानते हैं, ये मुझे परेशान करता है। मुझे नहीं लगता कि धरती पर हर किसी को, आप जानते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर माइक लेकर यहूदियों के बारे में चिल्लाने और उनके लिए खड़े होने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हर किसी को अपनी जिंदगी में और अपने प्रभाव के दायरे में यहूदियों के लिए एक राजदूत बनना चाहिए। लोगों को अपनी स्किल्स, जुनून और प्रभाव के दायरे का उपयोग करना चाहिए। वेन डायग्राम का प्रयोग करें, वहीं असर डालें। ये बस, आप जानते हैं, इसमें थोड़ा सा विशेषाधिकार और आलस्य की भावना है। अगर हम इस समय के लिए आगे नहीं आते और कहते हैं कि आप जानते हैं, वो दूसरा आदमी संभाल लेगा, आप जानते हैं, मैं बस यहाँ रहूंगा, चुपचाप अपना काम करता रहूंगा, जबकि दूसरे लोग, आप जानते हैं, मेरी लड़ाइयां मेरे लिए लड़ेंगे, तो ये निराशाजनक रहा है। मैं चाहता हूं कि और लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी की पुकार महसूस करें। लेकिन आप जानते हैं, यही इंसानियत है ना? हर युग में, हर पल में कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं। हम एक प्रजाति के तौर पर ऐसे ही हैं। तो हमने इसे 30 के दशक में देखा था, हमने इसे हर बार देखा है, हम इसे फिर से अभी देख रहे हैं। लेकिन ये, आप जानते हैं, ये हमेशा दुख देता है। अगर हैरानी की बात करें तो मुझे नहीं पता किस बात ने चौंकाया। शायद मैं हैरान हूं। शायद इस बात पर कि ये कितना सकारात्मक रहा है, या शायद इस बात पर भी कि लोग कितने हैरान हैं। ये जानकर कि ये कितना सकारात्मक है, ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात है। कई बार मैं कुछ ऐसा करता हूं जो मुझे स्वाभाविक और अच्छा लगता है, लेकिन कोई कहता है, ओह, ये तो बहुत बहादुरी है। मैं सोचता हूं, मुझे इसके बारे में पल भर रुककर सोचना पड़ता है। मुझे लगता है ये आपको बहादुरी लगता है क्योंकि इसमें आपके लिए डर है। लेकिन मेरे लिए इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे तो अपनी पहचान छिपाकर जिंदगी जीने या पछतावे के साथ जीने से कहीं ज्यादा डर लगेगा। 20 साल बाद और पीछे मुड़कर देखूं तो ऐसा लगे, ओह यार, मैं तो डरपोक था। या फिर आप जानते हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया
या मैं दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी असलियत को छुपाकर झूठी जिंदगी जी रहा था। मेरे लिए वो कहीं ज्यादा डरावना है बनिस्बत इसके कि मैं 24 घंटे अपनी असली पहचान के साथ रहूं। मेरे लिए वो डरावना नहीं है, मेरे लिए वो आज़ादी है, मेरे लिए वो अच्छा लगता है, मेरे लिए वो सही लगता है, मेरे लिए वो स्वाभाविक लगता है। सच में ऐसा नहीं लगता, और मैं यहाँ नम्रता का दिखावा करके अपनी शेखी नहीं बगार रहा। इसमें मुझे कोई बहादुरी का एहसास नहीं है। मेरे लिए असल में ये उस चीज से दूर जाना है जो मुझे डराती है, जैसे कि पछतावा महसूस करना या ऐसा लगना कि मैंने खुद को, अपने परिवार को निराश किया या उस पल में गलत किया जब ईमानदारी की जरूरत थी। मेरे लिए वो कहीं ज्यादा डरावना है। तो मुझे लगता है शायद मैं इस बात से हैरान हूं कि ये हर किसी की सोच नहीं होती। हाँ, मैं इससे पूरी तरह जुड़ता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा महसूस करें। इस समय वे यहूदी कौन है जिन्हें आप प्रशंसा करते हैं? मैं बहुत से लोगों से प्रेरित हूँ। ये ऐसा समय है जब सबको आगे आकर अपनी भूमिका निभानी है, और मैं हर उस यहूदी व्यक्ति से सचमुच प्रेरित हूं जो इस घड़ी में आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा रहा है। चाहे इसका मतलब ये हो कि आप आयोवा में एक साधारण यहूदी हैं जो 7 अक्टूबर से पहले शामिल नहीं थे, और अब आप अपने काउंटी क्षेत्र के 10 यहूदियों के लिए एक यहूदी बुक क्लब शुरू कर रहे हैं। ये मेरे लिए अद्भुत है और बहुत महत्वपूर्ण भी, और यही तरीका है जिससे हम इस समय को पार करेंगे, लोग ऐसे काम करके। मैं यहूदी फेडरेशन के नेशनल यंग लीडरशिप कैबिनेट का सदस्य हूं, जो पूरे देश से 30 और 40 की उम्र के लगभग 400 यहूदियों को एक साथ लाता है। और मैं उस समूह में अपने साथियों से बहुत प्रेरित हूँ। और आप जानते हैं, मैं उन गिने चुने लोगों में हूं जिनका पेशा वास्तव में यहूदी समुदाय के काम से जुड़ा है। ये वे लोग हैं जिनकी आम नौकरियां और दूसरे काम है, लेकिन वे इस समय में एक जिम्मेदारी ले रहे हैं। वे ऐसी संस्था में शामिल होना चाहते हैं जो यहूदी जीवन का समर्थन करती है, जहां वे नेतृत्व करते हैं और अपनी समुदाय व यहूदियत में सक्रिय रहते हैं। ये मेरे लिए वाकई प्रेरणादायक है, और सच कहूं तो किसी भी स्तर पर आपके पास चाहे जितना भी मंच हो, बड़ा हो या छोटा, मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। ये बस वे लोग हैं जो हिनानी कह रहे हैं। यही मेरे लिए प्रेरणादायक है। बिल्कुल सही बात है, और इसी अच्छी बात पर हमें आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। योना, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक और श्रोता, आपको और आपके काम को कैसे फॉलो करें और आपका पॉडकास्ट कैसे देखें या सुने? धन्यवाद। आप बीइंग जूइश विद योना प्लैट सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे एप्पल, स्पॉटिफाई, अमेज़न और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। हम यहूदी ब्रॉडकास्ट सर्विस टीवी पर प्राइम टाइम गुरुवार रात और वीकेंड रिप्ले में आते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट beingJewishPodcast.com देखें। आप मुझे सभी सोशल मीडिया पर योना प्लैट या बीइंग जूइश पॉडकास्ट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कृपया याद रखें कि हर दिन जॉनथन टोबिन डेली एडिशन सुनना ना भूलें, जिसे आप जहां भी पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सुन सकते हैं। अगर आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो कृपया JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छी रिव्यू दें। हमें thinktwice@jns.org पर बताएं कि आप शो कहां सुनते देखते हैं और आपके विचार क्या हैं। और याद रखें, खुद पढ़ते और सोचते रहें, और हम आपसे फिर अगले हफ्ते मिलेंगे।